गुड आफ्टरनून हो गया वैसे। गुड आफ्टरनून प्रगति। गुड आफ्टरनून। थैंक यू नारंग सर फॉर सच अ वार्म वेलकम। प्लेजर। और आज मेरा इंट्रोडक्शन तो सर ने ही बहुत अच्छा कर दिया, तो मुझे देने की जरूरत ही नहीं है, तो एक स्लाइड को मैं स्किप कर सकता हूँ। बट हमारा टॉपिक आज का है क्लबिंग ऑफ इनकम। बेसिकली क्या है, मैं पहले एक इंडियन मिथ के बारे में बता दूं। हम इंडियंस जो है ना बॉर्न एडवाइजर्स हैं, हमें एडवाइस देने में शायद अपने काम से भी ज़्यादा मजे आते हैं। लेकिन मैं ये सबसे पहले बताना चाहूँगा कि सबसे गलत पॉलिसी है जो सुनता है उस एडवाइस को। तो प्लीज़ डू नॉट फॉलो दैट। डॉक्टर का काम डॉक्टर करे, अगर हितेश जी का काम है तो वो शिल्पी जी को ना जाए, मेरा काम है तो वो किसी ऐसे बंदे को ना जाए जो कि गलत है। इसके लिए उस प्रोफेशन के लिए नहीं बने तो 2 पैसे बचाने के लिए आप 10 पैसे का नुकसान कर जाएंगे आप। एक्सीलेंट, एक बार स्पॉट के लिए तालियां बजाओ। वंडरफुल। तो मूविंग ऑन टू द वेरी फर्स्ट स्लाइड ऑफ दिस टॉपिक। ये टॉपिक जो है ये 5 सेगमेंट्स में बटा हुआ है। पहला टॉपिक का जो सेगमेंट है वो कहता है ट्रांसफर ऑफ इनकम विदाउट ट्रांसफर ऑफ एसेट। दूसरा सेगमेंट है इनकम अराइजिंग फ्रॉम रिवोकेबल ट्रांसफर ऑफ एसेट। थर्ड, इनकम अराइजिंग टू स्पाउस माइनस इनकम, एंड द फोर्थ वन इज इनकम अराइजिंग टू सन्स वाइफ। एक्सप्लेनेटरी वे में नेक्स्ट स्लाइड पे चलते हैं। ट्रांसफर ऑफ इनकम विदाउट ट्रांसफर ऑफ एसेट, यानी कि मान लीजिए आपने कोई एसेट है आपके पास और उस एसेट को आपने कोई ट्रांसफर डीड के बिना ये मान लिया कि मैंने राइट टू रिसीव दैट इनकम फ्रॉम दैट एसेट, यानी कि एक प्रॉपर्टी पे रेंट आ रहा है आपको और आपने वो रेंट अपने बजाय अपनी वाइफ के नाम पे ऐसी डीड बनवा के कि राइट टू रिसीव रेंट इसी के नाम पे है, और वो इनकम जब आपने आईटीआर भरी तो वाइफ के नाम पे उस इनकम को टैक्सेबल दिखा के रिटर्न कर दी। जबकि जब आपका असेसमेंट खुलेगा 2 साल 3 साल बाद तो आपको क्या प्रोसिक्यूशंस आ सकते हैं इसमें। जो असेसिंग ऑफिसर होगा ही वुड डायरेक्टली वेव ऑफ दैट टैक्स फ्रॉम योर वाइफ्स इनकम और वो आपकी टैक्सेबल इनकम में क्लब करके, बिकॉज अधिकतर लोग कब करेंगे ऐसी चीज, वो जब भी करेंगे जब खुद की प्रॉपर्टी पे हमारे पास जो इनकम आ रही है वो अदर सोर्सेज से भी आ रही है और वी आर ऑन द हायर साइड, तो उसे हायर टैक्स देना पड़ता है। जबकि बगैर उसकी वाइफ के जो इनकम होती है वो शायद हो सकता है वो स्लैब बेनिफिट ले लेता। फॉर एग्जाम्पल, अगर मैं 10 लाख रुपए सालाना अगर इनकम आती उस रेंटेबल इनकम से और वाइफ की कोई इनकम नहीं है, जबकि वो 30% में स्लैब हो रहा है, तो वो अंदाजा शायद टैक्स के 2 से 2.5 लाख रुपए बचा चुका होता अगर वो इस रूट को ऑप्ट करता। इसलिए असेसिंग ऑफिसर वुड चैलेंज दिस और 2 साल बाद आपके नाम पे हो सकता है कंसीलमेंट ऑफ इनकम का भी प्रोसिक्यूशन लगा दे। नेक्स्ट जो पार्ट है इस स्लाइड का वो है इनकम अराइजिंग फ्रॉम रिवोकेबल ट्रांसफर्स ऑफ एसेट्स। कुछ बहुत ही ज्यादा एलिगेंट कहना चाहिए, जिन्हें लोग जो प्रोफाइल हाई प्रोफाइल लोग जो होते हैं अधिकतर वो इस केस में आएंगे आपको, जनरली पॉलिटिशियंस, जहाँ पर एक रिवोकेबल डीड बनती है। उस रिवोकेबल डीड का मतलब ये होता है कि आपने फॉर अ टाइम बीइंग ऐसी एक डीड बनवाई है जहाँ पर आपने केयर टेकर को उस प्रॉपर्टी का ओनर या सर्वेंट को उस प्रॉपर्टी का ओनर बना दिया है और फॉर दैट पर्टिकुलर पीरियड ऑफ टाइम वो प्रॉपर्टी ऑटोमेटिकली आपके पास वापस आ जाएगी। उससे होने वाली इनकम डायरेक्ट सर्वेंट और या फिर केयर टेकर के पास इनकम को रिटर्न में फाइल करके अपनी इनकम को ना दिखा के उस इनकम को सर्वेंट के इनकम पे टैक्स करवा के अपना टैक्स बचाने की कोशिश करी जाती है। जबकि 2 या 3 साल बाद वापस असेसिंग ऑफिसर को अगर इसके बारे में जानकारी मिलती है तो वो आपके इनकम में इसे डायरेक्टली क्लब कर देगा और कंसीलमेंट ऑफ इनकम का चार्ज लगा के जितना आप टैक्स चुकाने की सोच रहे थे 300% तक आपका टैक्स वो रिकवर कर सकता है आपसे। नेक्स्ट स्लाइड, इनकम अराइजिंग टू स्पाउस बाय रेम्यूनरेशन। 100% गारंटी के साथ यहाँ पर जो बिजनेस हाउसेस यहाँ पर बैठे हैं अभी शायद 30 to 40% ये प्रैक्टिस कर भी रहे होंगे। कैसे? एक बिजनेसमैन है, उसका एक प्राइवेट लिमिटेड कंपनी यानी कि उसकी खुद की कंपनी है, उसका सब्सटेंशियल इंटरेस्ट है। सब्सटेंशियल इंटरेस्ट जनरली उस कंपनी में देखा जाएगा जब आपके पास 20% स्टेक्स हो उस कंपनी के या फिर आपके पास 20% मोर देन 20% वोटिंग राइट्स हो उस कंपनी के। अगर ऐसी कोई कंपनी में अपनी वाइफ को डिप्लॉय करते हैं एज अ सैलरीड पर्सन और मान लीजिए उसकी जो प्रोफाइल थी उस आपकी वाइफ की वो अप्रॉक्सीमेटली 50 to 40,000 रुपीज के आसपास मंथली रेगुलर हो सकती है अगर दूसरी जगह जॉब लेने जाते, बट आपने उसको 2 या 3 लाख रुपए दिखा के उसको सैलरी बढ़ा दी और अपनी इनकम में अपनी प्रॉफिट जो आपकी प्राइवेट लिमिटेड कंपनी में होते उसको कर्व कर लिया। बट एट द सेम टाइम जब आपका ये असेसमेंट खुलेगा फिर से यही क्वेश्चन आएगा कि क्या आपकी वाइफ की टेक्निकल स्किल्स उस लेवल की हैं कि कैन शी बी अलाउड अ इनकम ऑफ 2 to 3 lakhs। वहां पर 2 नुकसान होंगे उस असेसी को। एक तो उसकी कंपनी पे वो प्रॉफिट्स हटा दिए जाएंगे, डिसअलाउ हो जाएंगे एक्सपेंसेस, कंपनी को फिर से वापस हायर टैक्स पे करना पड़ेगा। सेकेंडली, जो वो बंदा था जिसके पास सब्सटेंशियल इंटरेस्ट या फिर कह लीजिए ओनर था उस कंपनी का, उस ओनर की इनकम में उस इनकम को ऐड कर दिया जाएगा जो एक्स्ट्रा वाइफ की इनकम में शो कर दी गई थी।
तो प्लीज अवॉइड दिस। एक रीजनेबल अमाउंट ऑफ शेयर या फिर रीजनेबल अमाउंट ऑफ प्रॉफिट का हिस्सा, यानी कि कमीशन भी हो सकती है, इंटरेस्ट भी हो सकती है, रेम्यूनरेशन सैलरी भी हो सकती है, जो भी आप डिस्ट्रीब्यूट कर रहे हैं अपने फैमिली मेंबर्स को, वो ध्यान से करें, उनकी कैपेबिलिटीज के हिसाब से करें। इनकम अराइजिंग टू स्पाउस फ्रॉम एसेट ट्रांसफर विदाउट एडिक्वेट कंसिडरेशन, ये काफी लोग कर जाते हैं। कैसे कर जाते हैं? एक मार्केट का सर्कल रेट हमेशा होता है, उस सर्कल रेट के अलावा अगर हम प्रॉपर्टी को बेचते हैं, इस वाली स्लाइड में हम प्रॉपर्टी का जिक्र नहीं करेंगे बिकॉज प्रॉपर्टी के लिए मैंने अलग से एक स्लाइड बनाई है जहाँ पर वो चार्ट के थ्रू हम एक्सप्लेन कर पाएंगे। यहाँ पर हम बाकी सारे एग्जांपल्स कंसीडर कर सकते हैं असेट्स के लिए। तो हमारे पास जो भी असेट हमने विदाउट कंसिडरेशन, यानी कि कोई एडुकेट कंसिडरेशन, मान लीजिए 10 लाख रुपए बनती थी, हमने उसे 2 लाख या फिर बिना किसी कंसिडरेशन के ट्रांसफर कर दिया, तो उस होने वाली इनकम को हम ये नहीं मान सकते कि उसकी वाइफ इनकम, वो इनकम उस असेट से अगर मान लीजिए रेंट आ रहा है या फिर कुछ और प्रॉपर्टी या फिर कोई और असेट से आपको एप्रिसिएशन आ रहा है, तो वो हस्बैंड की वाइफ या फिर हस्बैंड की इनकम में ही क्लब होगा। साइमल्टेनियसली आपके कहना चाहिए बहू को अगर आपने कोई अपना गिफ्ट दे दिया है, सन्स वाइफ वाया फादर इन लॉ या मदर इन लॉ, ये वाली चीज टैक्स प्लानिंग के लिए आप पॉसिबल जब ही कर सकते हैं जब आपका रिश्ता तय ना हुआ हो। यानी कि अगर आपका रिश्ता तय नहीं हुआ है तब अगर आप ये प्लानिंग करते हैं तो आप सक्सेसफुली मीट कर लेंगे जो चीज आप करना चाहते हैं। लेकिन शादी फिक्स होने के बाद आप ये वाली करेंगे तो चीज फंस जाएंगे, लेकिन शादी से पहले करेंगे तो शायद ज्यादा नुकसान हो सकता है, आपका रिश्ता भी आप ना करे, वो बंदा भी प्रॉपर्टी आप ट्रांसफर कर देते हैं। तो ये एक लास्ट स्लाइड है इस वाले टॉपिक की, क्लबिंग ऑफ इनकम माइनस इनकम। 18 साल से पहले अगर आपका बच्चा कोई एज नहीं अटेन कर पाया और उसके नाम पे आप कोई एसेट ट्रांसफर कर देते हैं, उससे इनकम होती है आपको, तो हम ये सोचते हैं अभी तो पैन कार्ड ही नहीं बना, इसके नाम पे इनकम आ रही है, लेकिन वो टोटली रॉन्ग है। लॉ में भी लिखा है कि 18 साल के बाद ही उसका जो कोई गार्जियन होगा वो उसे ट्रांसफर करता है और उसके बाद ही उसके ऊपर इनकम जो होगी वो उस माइनर की मानी जाएगी। अदरवाइज सिर्फ और सिर्फ 1500 रुपए एग्जेम्प्ट होंगे, बाकी सारे उसको टैक्स देना पड़ेगा। बच्चे क्या, लेकिन आजकल जैसे शोज आते रहते हैं, सुपर डांसर या फिर इंडियन आइडल जूनियर टाइप करके, अगर उनमें बच्चा आपका जा रहा है और इनकम अर्न कर रहा है, दैट वुड बी टोटली एग्जेम्प्ट बिकॉज वो टेक्निकल स्किल के थ्रू अपनी उसने रेकर करी है इनकम। ये जो हाउस प्रॉपर्टी वाला जो हमने था सेगमेंट मैंने बताया चार्ट अलग से आएगा, इसके अंदर मैंने सेगमेंट्स डिवाइड करे। अगर ट्रांसफरर जो है मिस्टर एक्स है, वो अपनी वाइफ मिसेस एक्स को ट्रांसफर करते हैं प्रॉपर्टी और उसके अगेंस्ट एडिक्वेट कंसिडरेशन ट्रांसफर हुई है, तो जो उससे इनकम होगी एसेट की वो मिस्टर मिसेस एक्स के नाम पे ही होगी। दैट इज द फेयर वे। आ जाते हैं जो प्लानिंग कर बैठते हैं हम लोग, मिस्टर एक्स ने मिसेस एक्स को फॉर इनएडिक्वेट कंसिडरेशन ट्रांसफर करा, तो वो इनकम मिस्टर एक्स के नाम पे ही जाएगी। मिस्टर एक्स ने मिस्टर वाई, दैट इज द माइनर अनमैरिड सन है, उसको ट्रांसफर करी एडुकेट कंसिडरेशन के लिए भी, इस सेक्शन में नहीं होगा लेकिन वो 64 के अंदर क्लब हो जाएगा बिकॉज वो माइनर चाइल्ड है। मिस्टर एक्स ने मिसेस वाई, मिस्टर वाई मैंने लिख दिया यहाँ पर, नहीं मिस्टर वाई को अगर हमने इनएडुकेट कंसिडरेशन के लिए करी है तो 27 में ही उसकी इनकम मानी जाएगी। मिस्टर एक्स ने मिस जेड यानी कि माइनर अनमैरिड डॉटर है और एडुकेट कंसिडरेशन के थ्रू ट्रांसफर करा है तो 64 में क्लब होगा। मिस्टर एक्स ने मिस जेड को, दैट इज द माइनर अनमैरिड, उसको इनएडुकेट कंसिडरेशन के लिए करा है तो सेक्शन 27 में होगा। लास्ट में जो आती है लाइन वो आती है मिस्टर एक्स ने मिसेस जेड यानी कि जो उसकी माइनर डॉटर थी अब वो मैरिड हो गई है, उसको फॉर एडुकेट या इनएडुकेट कंसिडरेशन करा है, तो फिर इस केस में आपकी जो इनकम होगी वो मिसेस जेड के नाम पे ही जाएगी। यानी कि बेटी की जैसे बाल बाबा जिसे कहते हैं प्लान है, लेकिन 14 के बाद एलिजिबल मान लिया जाएगा, बट आई वुड से इट इज नॉट द राइट एज, बट लॉ में लिखा है मिसेस जेड के ऊपर वो इनकम एलिजिबल हो जाएगी। अच्छे से समझ लो, एक गिफ्ट इसी वाले क्वेश्चन में है। तो ये गिफ्ट्स है मेरी, कुछ फोटो खींच सकते हैं आप सब इनकी गिफ्ट्स, तो मैं लास्ट में लगा दूंगा। हाँ वो हम ग्रुप पे शेयर कर देंगे, मैं भी ग्रुप पे डाल दूंगा। ये मेरी आस्क है, ये पढ़ दो। जो भी स्टार्टअप्स कंप्लायंसेस के रिगार्ड में आज फेस कर रहे हैं प्रॉब्लम, बिकॉज स्टार्टअप्स हमें खुद प्रमोट भी करना चाहिए उन लोगों को जो खुद से अपना स्टार्ट करना चाह रहे हैं। तो टैक्स कंप्लायंसेस के लिए जो पॉसिबल फीडबैक्स हम आपको दे सकते हैं एट द मिनिमम कॉस्ट वी वुड प्रोवाइड यू। जो बिजनेस हाउसेस फंड रेजिंग करना चाहते हैं आज की तारीख में, स्पेसिफिकली थ्रू अनसिक्योर्ड लोन्स, वी कुड हेल्प यू आउट इन दैट। ह्यूज बिजनेस में आपके बड़े बिजनेस हाउस में बड़े टैक्स आ रहा है, वी कुड कर्ब इट टू द मिनिमम। और दोस्त बिजनेस हाउसेस जो कि लिटिगेशंस में प्रॉब्लम फेस कर रहे हैं, रेगुलर बेसिस पे असेसमेंट्स खुली जा रही हैं, उनके रिगार्ड में वी कुड प्रोवाइड द बेस्ट सर्विस। हमारे बारे में
I am partnering 3 firms, Kumar Nikhil Associates, Gupta Raj Associates, and Kana Texomart Corpus Giant LLP. We are also associated with Advisor India for the Delhi NCR region. Area of work: income tax, GST, litigations, tax planning, सारी सर्विसेज जो भी CA related होती हैं are mentioned out here. We are GST certified professionals, and you could also find us on this day by just leaving CA Nikhil Kumar Rajpanagar. You would be directly to my office. और मैं that's it from my side. और ये गिफ्ट्स हैं, मैं इसको भेज भी दूंगा, बट सिर्फ कोई फोटो। एक बार जोरदार तालियां निखिल के लिए। वंडरफुल प्रेजेंटेशन, जबरदस्त। निखिल इज एन एक्सपर्ट, मैंने जहां जहां इसे रेफर किया है मेरे को अपने कॉलर ऊंचा करने का मौका मिला है, क्योंकि जहां भी ये गया है प्रवीण नारंग का नाम ऊंचा करके आया है, प्रगति क्लब आप सबका नाम ऊंचा करके आया है। एक बार जोरदार तालियां निखिल। लेकिन कर दे यार शेयर अपना बिजनेस, प्रगति क्लब के थ्रू कितना मिला है अप्रोक्सीमेट? जो मेरे रेगुलर यहाँ से टियर 1, टियर 2, टियर 3 सब मिलाकर टियर 1 के थ्रू अगर मैं मानूं तो आई कुड से अप्रोक्सीमेटली 1 to 2 लाख के बीच में मिल ही जाता है पर मंथ। डायरेक्ट क्लाइंट्स के थ्रू है, अदरवाइज टियर 1 के थ्रू कोई ना कोई रेफरेंस आ ही जाता है, अप्रोक्सीमेटली 1 लाख अगेन फॉर अ मंथ। सो टोटल मैं कितने 4 करोड़ 5 करोड़ माने या कितना माने? नहीं सर, इतना मैं पूरे साल का एस्टिमेट तो नहीं लगाया मैं, बट आई कुड से अप्रोक्सीमेटली 20 लाख के आसपास। वेरी गुड, एक बार जोरदार तालियां। वंडरफुल, जो काम कर रहा है हमें खुशी होती है बताने के लिए कि इतना अच्छा काम चल रहा है। निखिल के 3 सवाल हैं। निखिल, फर्स्ट क्वेश्चन। पहला सवाल, मैंने 3 फर्म्स के रिगार्ड में बात करी थी जिसमें मैं पार्टनर हूँ, तो 3 फर्म्स कोई बता सके विद फुल नेम? फुल नेम्स खड़े होके बताओ। कान्हा, राज और नहीं, फुल नेम। फुल नेम हाँ बताओ। फुल नेम कुमार निखिल एंड एसोसिएट, ओके, गुप्ता राज एंड कान्हा एसोसिएट। कान्हा टैक्सेशन, कान्हा टैक्सेशन, गुप्ता राज और कान्हा और निखिल जी। ये सब हाँ जी। निखिल एंड एसोसिएट। और कोई भी बात करते हैं। और कोई? चलो फिर बेस्ट तो यही है। नहीं सर, नहीं देना भैया, चार्टेड अकाउंटेंट है, ये कह रहा पूरी चीजें मिल रही है तो ठीक है। हाँ सागर। कुमार निखिल, कान्हा राज एंड वन इज LLP। नहीं कुमार निखिल एसोसिएट, गुप्ता राज एसोसिएट्स एंड लास्ट वन इज कान्हा टैक्सेशन प्राइवेट लिमिटेड। नहीं, बता दो। LLP, yes. Corpus Giant LLP. LLP. Since ये आंसर किसी ने दिया था, I would say कि मतलब मैं 80% पहुंच गया। गजल साहब को देना चाहिए। वेरी गुड, एक बार जोरदार तालियां बजा दो भाई हमारे वेटरन के लिए। तालीम कम है यार, फोटो भी नहीं मिली। थैंक यू वेरी मच।